हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया टेस्ट सीरीज का पहले पेपर के केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में, जो कि लास्ट डेट 28 मई को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया है तो आप कृपया करके इस टेस्ट को जाकर के दें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ये इस पेपर की लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी, जहाँ पर हमने इसके ड्राइव की लिंक दे दी है। बेसिकली इस पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन है, जो कि जेईई मेंस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। इस पेपर का सिलेबस मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री था। तो एक बार मैं आपको पेपर के ऊपर नज़र घुमा दूँ, उसके बाद फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है। तीसरा क्वेश्चन सिंपल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री का है। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें हमने ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री काफ़ी एग्जाम में जेईई मेंस में खास करके पक्का श्योर शॉट आता ही आता है। पांचवा क्वेश्चन भी आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री का है। छठा क्वेश्चन आपके पास रिडॉक्स का है। KMnO4 हमने इसलिए KMnO4 का बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये रेडॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट में से एक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसका 7 नंबर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा जी के ऊपर बेस्ड है। 9th नंबर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर और डी ब्रोगली वेवलेंथ को मिला करके दिया गया है। 10th नंबर क्वेश्चन जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर बेस्ड है। 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। 12th नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। 13th एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोर मॉडल और डी ब्रोगली वेवलेंथ को मिला करके दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम को मिला करके दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर सेक्शन से, काफ़ी सिंपल सेक्शन है। 15 नंबर क्वेश्चन रिडॉक्स चैप्टर से है, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बेस्ड है। 16 नंबर क्वेश्चन भी रिडॉक्स चैप्टर से है। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपके पास ये थर्मोडायनेमिक्स से है। 18 नंबर क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से है, मोल कंसेप्ट और यूडियोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा आपको। 19 नंबर क्वेश्चन बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। 20th नंबर क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। 21st नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखना। उसके बाद फिर 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। और 23 नंबर क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के वर्क डन के ऊपर बेस्ड है। 24th नंबर क्वेश्चन ये सिंपल रेडॉक्स का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट आपको लगाना है। 25th नंबर क्वेश्चन आपका मोल कंसेप्ट का है, जहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोग डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को दिया हुआ है द रिएक्शन CH4 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स CH3Cl प्लस HCl गैस हैज़ डेल्टा H इज इक्वल टू -25 किलो कैलोरी, और उसका डाटा गिवन है। ये बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। थर्मोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऑलमोस्ट हर साल इससे जो है ना क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। तो हमने सबसे पहले रिएक्शन लिख लिया, CH4 प्लस Cl2 गिव्स, ये सारे गैसेस फेज में है, तो हमने यहाँ पे गैस लिख लिया, और अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है CH3Cl गैस प्लस HCl गैस। ठीक है, उसने क्या बोला है, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो CH बॉन्ड जो है वो X है, वो क्या दिया हुआ है X, तो हमने इसको X मान लिया, इसको क्या मान लिया Y, क्योंकि Cl के बीच में Y दिया हुआ है। अपने को Cl का बॉन्ड एनर्जी निकालना है। CH3Cl का क्या दिया हुआ है उसने, CH3Cl का 80, आप यहाँ पे देखेंगे CH3Cl का 84 प्लस 103, CCl का कितना दिया हुआ है 84, और HCl का कितना दिया हुआ है 103। अपने को पता है क्या, डेल्टा H रिएक्शन बराबर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस रिएक्शन का डेल्टा H जो होगा, डेल्टा H रिएक्टेंट
माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट। ठीक है, डेल्टा एच रिएक्टेंट क्या है, उसने यहाँ पे बोल के रखा है x/y क्या है, x/y जो है वो 9/5 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू 9y/5। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, x के जगह पे क्या रख दिया 9y/5 प्लस ये भी y था माइनस ये कितना हो जाएगा 84 प्लस प्रोडक्ट का इतना है 103। इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू कितनी दी है -25। तो यहाँ पर से हमने एलसीएम ले लिया, तो -25 इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 14y/5 -187। इसको उस साइड पुट कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पर से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को, ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा 162 इज इक्वल टू 14y/5। तो y इज इक्वल टू आपने क्या लिख दिया 162 इंटू 5 डिवाइड बाय 14। 162 इंटू 5 कितना हो जाएगा 810 डिवाइड बाय 14। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 57.75। सारा डाटा किलो कैलोरी में गिवन है तो यूनिट क्या लिख दिया किलो कैलोरी। ये हो गया। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, आप चाहो तो हर एक बॉन्ड के हिसाब से कर सकते हो, मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ एक दूसरा तरीका कि कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दूसरे तरीके से। पहले स्टेप में आपने क्या कर लिया, रिएक्शन लिख लिया CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl, ऐसा गिवन है अपने पास। इसका उसने क्या बोला है कि अभी यहाँ पे एक CH4 में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 4 है क्या, तो आप इसको लिख सकते हो 4x। इसको क्या लिख दिया y, Cl2 में एक Cl बॉन्ड ही है y लिख दिया। इसको क्या लिख दिया अपन ने 3x प्लस 84 और इसको क्या लिख दिया 103। अब उसी तरह डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाया, x को y से पुट कर देंगे अपन और सॉल्व कर लेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। सेम आप इस तरीके से चेक करना और देखना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। सेम तरीके से ये बेसिक स्टेप है, सारा का स्ट्रक्चर बनाओ, कितने बॉन्ड है वहाँ पर उसके से उतने से मल्टीप्लाई करके पुट कर दिया और आंसर आ गया। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपने क्या निकालना है, गामा निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 2, गामा बराबर क्या होता है ये अपने को पता नहीं चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है CP/CV। तो एक काम करते हैं हम CV निकाल लेते हैं और CP निकाल लेते हैं। तो CV बराबर हमने पढ़ा है क्या N1R/2 प्लस N2R/2 प्लस N3R, जहाँ पर N1 हर एक के लिए क्या होता है 3, कोई भी गैस हो N1 क्या होगा 3 होगा। N2 जो होता है वो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH3 का स्ट्रक्चर नॉन लीनियर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया नॉन लीनियर है, अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता लीनियर होता है तो 0 लिख देते हैं, और अगर नॉन लीनियर है तो क्या लिख देंगे 3। ठीक है, और उसके बाद N3 की वैल्यू क्या होती थी आप याद करो 3n माइनस N1 माइनस N2, जहाँ पे n क्या होता था एटॉमिसिटी, n क्या होता था एटॉमिसिटी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये क्या है वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया N3 3, एटॉमिसिटी कितनी होगी NH3 कितने एटम है 4 है क्या दिख रहे हैं 4 माइनस 3 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 6 हो गया क्या। तो अपन ने क्या कर लिया इसको पुट कर दिया यहाँ पर 3R/2 3R/2 और ये कितना हो गया 6, तो टोटल कितना हो गया अपने पास ये 9R। तो CP क्या हो जाएगा CV प्लस R होता है क्या, तो कितना हो गया ये
10R। तो CP/CV यहाँ पे पुट कर दिया तो गामा कितना हो गया 10/9, करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कैसे बनाया, N1 पुट कर दिया, N1 हर एक गैस के लिए क्या होता था 3, N2 जो होता है वो डायटोमिक के लिए क्या होता है 0, और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है 2, और नॉन लीनियर के लिए क्या होता है 3। तो NH3 नॉन लीनियर था तो अपने यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाउ मेनी मोल ऑफ ZnFeS2 कैन बी मेड फ्रॉम, ये सिंपल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। मोल मोल एनालिसिस आपको लगाना है, क्या लगाना है मोल मोल एनालिसिस लगाना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले अपन रिएक्शन लिखेंगे, Zn प्लस Fe प्लस 2S gives ZnFeS2। उसने क्या बोला है 2 मोल ऑफ जिंक। ये रिएक्शन ऐसे लिखने का आइडिया अपने को कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन है क्या 2 मोल जिंक है, 3 मोल आयरन है और 5 मोल सल्फर है। तो यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अपन क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप लिमिटिंग एजेंट फाइंड करते हैं। लिमिटिंग एजेंट क्या होगा, कौन सा होगा 2/1 2 होता है, 3/1 3 होता है, 5/2 कितना 2.5। तो ये सबसे कम है तो ये लिमिटिंग एजेंट है। तो इसके हिसाब से रिएक्शन चलेगा क्या 1 के लिए ये कितना है 1, ये 1 है, और यहाँ पे भी कितना है 1, 1 के लिए 1 है तो ये 2 के लिए कितना, ये 2 जब खत्म होगा, ये जब 0 होगा तो ये कितना बनेगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 2 मोल, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं अपन 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन, उसने क्या बोला है, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विद हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जैसे रिएक्शन बोला है, रिएक्शन तो दे करके रख दिया है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। डेल्टा H और डेल्टा U का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा डेल्टा H और डेल्टा U को लगा कर एक ही फॉर्मूला था, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो हमने यहाँ पे लिख दिया C2H4 गैस प्लस HCl गैस गिव्स C2H5Cl गैस। ठीक है, 98 ग्राम इथाइलिन है, इसका मास कितना दिया हुआ है 98 ग्राम, और HCl का कितना दिया हुआ है 109.5 ग्राम। अपन क्या करते हैं मोल्स निकाल लेते हैं दोनों का। तो 98 बाय इथाइलिन का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 24 + 4 28, और ये कितना हो जाएगा 109.5 डिवाइड बाय 36.5। इसको सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ गया अप्रॉक्स में 3.5, और ये कितना हो जाएगा 3। लिमिटिंग एजेंट कौन सा हो गया, ये लिमिटिंग एजेंट है क्या। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं सीधा सीधा डेल्टा Ng निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया डेल्टा Ng, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, तो -1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाया डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। मोल निकालने का भी ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट हम पुट कर देते डेल्टा H बराबर डेल्टा U अपने को निकालना है प्लस डेल्टा Ng कितना है -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है तो ये -1 इंटू R की वैल्यू हमने क्या कर दी पुट कर दी। R किस में लेंगे हम, यहाँ पे डाटा देखते किस में गिवन है जूल में गिवन है, तो किलो जूल में, तो R को भी किस में लेना पड़ेगा अपने को जूल में लेना पड़ेगा। तो किलो जूल में 8.314 डिवाइड बाय 1000 इंटू 300, ये जूल में था तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, डेसिमल हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया 1000 आ गया। ठीक है, अपन क्या करते हैं इसको ऐसे पुट कर दिया, इतना हो गया। डेल्टा H कितना गिवन था -72.3 -72.3। फिर तो यहाँ से आ गया अपने पास कितना डेल्टा U बराबर -72.3 प्लस ये माइनस था, इस साइड जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस इसको 3, इसको जब डील हमने किया तो ये कितना हो गया +2.4 तो कितना आ गया अपने पास आंसर। यहाँ पर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा -69.8, कितना आ जाएगा माइनस अप्रॉक्स में
69.8 के आसपास। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, ये है क्या, HCl। तो अपने को 3 मोल के लिए निकालना पड़ेगा क्या, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर 3 मोल। 3 मोल के लिए क्या कर दिया, -69.8 इंटू 3, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, -209.41, इतना। तो ये हो गया। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो 4 का आंसर क्या हो गया अपने पास, सी। 4 का आंसर अपने पास क्या हो गया, सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ PCl3 गैस इज 195 किलो कैलोरी। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है क्या कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ PCl5। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ PCl5। अपने को डाटा गिवन है, बॉन्ड डिस्टेंस इंथैल्पी एक्सियल के लिए इतना और इक्वेटोरियल के लिए इतना, उसके बीच में रिलेशन अपने को गिवन है। तो हम क्या करते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का जब रिलेशन गिवन है ना, तो सीधा सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ PCl5 का। तो पहला स्टेप अपन ने PCl5 का स्ट्रक्चर बना दिया, ये हो गया Cl 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 Cl, ऐसा गिवन है। ठीक है, अभी उसने क्या बोला है, इसमें कितने बॉन्ड एक्सियल वाले हैं, तो 2 एक्सियल पर हैं और कितने इक्वेटोरियल पर हैं, 3 इक्वेटोरियल पे हैं। ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाले जो हैं ये इक्वेटोरियल है, ये क्या है, इक्वेटोरियल। तो ये हो गया। अभी उसने बोला है क्या कि एक PCl का जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी PCl5 का कितना है, 195। तो PCl3 का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 195 है, तो यहाँ पर 1 PCl का कितना हो जाएगा, 195/3 क्या, एक PCl बॉन्ड का कितना हो जाएगा 195/3, 65 क्या। ठीक है, अब एक PCl का अपने को पता चल गया, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते, एक PCl का अपने को पता चल गया 2 एक्सियल हैं क्या, 2 एक्सियल अपने पास, और इक्वेटोरियल कितने हैं, 3। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ना, द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ PCl बॉन्ड्स इन PCl5 आर 10% लेसर एंड द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ PCl 10% हायर। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेटोरियल देखते हैं और एक्सियल देखते हैं। अभी उसने बोला है एक्सियल में 10% लेसर है, तो 65 का 10% कितना हो जाएगा, 6.5 माइनस कर दिया क्या 65 में से, तो कितना हो गया अपने पास 58.5। और इक्वेटोरियल वाला जो है वो क्या है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी से ज़्यादा है 10%, तो इसको इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 71.5। अब ये 3 थे तो इसको कितना कर दिया 71.5 इंटू 3, अपने पास ये कितना हो गया 214.5, और ये कितना हो गया 58.5 इंटू कितने थे, ये 2 थे, तो ये कितना हो गया 117 हो गया। तो टोटल कितने हो गए, दोनों का ऐड क्या 214.5 प्लस 117, तो कितना आ गया 331.5। ये अपना हो गया आंसर। जैसा क्वेश्चन बोला है बस वैसा करते जाओ तो आंसर आ गया। तो 5 का क्या हो गया आंसर, सी। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज। हमने क्या कर दिया, सीधा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लगा दिया, इक्विवेलेंट लगा दिया है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लगाया, आपने को पता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में जाता है, Mn+7 से Mn+2 में जाता है। n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 5 क्या। ठीक है, FeSO4 और FeCl2O4 तो इसका n फैक्टर कितना होगा, FeSO4 में Fe+2 में क्या, FeSO4 प्लस FeC2O4, Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होगा, C2O4 किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 आयरन का,
और इस वाले में कितना होगा, ये यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, तो Fe+2 Fe+3 के लिए 1, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 और यहाँ पे 4 है, तो 4 - 3 × 2, तो कितना हो गया टोटल 3। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लगाया, इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मोल्स इंटू n फैक्टर, और इधर भी मोल्स इंटू n फैक्टर। इसका मोल्स कितना है, इक्विवेलेंट ऑफ ये KMnO4 के लिए हमने ले लिया, और ये किसके लिए है, मिक्सचर। KMnO4 का मोल अपने को निकालना है, n फैक्टर कितना है उसका 5, इसका मोल अपने को कितना गिवन है, 1 मोल है, कितना गिवन है, 1 मोल अपने को गिवन है, और n फैक्टर कितना निकाला है अपन ने, n फैक्टर अपन ने कितना निकाला है, तो यहाँ पर से n फैक्टर कितना हो गया, इसका मोल 1 गिवन है और n फैक्टर 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 था और ये 1 था, तो टोटल n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, क्या पुट कर दिया, तो मोल्स ऑफ KMnO4 बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। ये आंसर हो गया अपना ए नंबर ऑप्शन, ये क्या हो गया अपने पास, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या है गिवन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। देखो सीधा सीधा इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टाइम, क्या तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम। तो एनर्जी क्या लिखते हैं, NH न्यू, एरिया और ये टाइम है। तो कहाँ देखो यहाँ पे कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी आ रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म नहीं, तो इंडिपेंडेंट मतलब ये ट्रू है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन ऑन द, ये n इजेक्टेड ही तो है, ये अगर n की वैल्यू चेंज होगी तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा क्या, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो ये भी सही हो गया। अगर ये दोनों करेक्ट हो गया तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इसमें देखो अगर ऐसा चारों स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करो जिससे आपको सीधा सीधा आंसर निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, चेक करते हैं पहले जिससे 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा हूँ। तो अगर अपन बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, तो अगर उसका आंसर अपने को पता चले कि वो ट्रू और फॉल्स है, तो अपना 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा। तो हम सबसे पहले बी को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, बी को चेक करते हैं। डेल्टा जी इज ऑलवेज 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम, गलत है। डेल्टा जी की वैल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, क्लोज सिस्टम के लिए हमेशा 0 नहीं होता। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, फॉल्स है। जैसे बी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो सीधा सीधा ए और बी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं किस ऑप्शन के ऊपर, डी के ऊपर। फॉर एन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा जी इन अ क्लोज्ड सिस्टम पीबी वर्क ओनली डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। हाँ, इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा जी क्या होना जरूरी है, नेगेटिव होना जरूरी है। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट, सी नंबर ऑप्शन देते हैं, डेल्टा जी नॉट फॉर एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा, डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा S नॉट, प्रेशर का फंक्शन नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर आंसर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास कैसे करेंगे अपन, देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि अपने को H एटम के लिए X रेडियस दिया हुआ है। H एटम के लिए क्या गिवन है, X रेडियस दिया हुआ है। तो अपने को बताना है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फॉर द थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए अपने क्या बताना है, रेडियस बताना है। ठीक है, हम ये जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपने बोर मॉडल में फॉर्मूला डिराइव किया होगा क्या, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n² h² डिवाइड बाय 4
पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे ध्यान रखना हाइड्रोजन एटम है तो ये कांस्टेंट है, सारा टर्म को क्या करना है अपने को कांस्टेंट मान लेना है, सिर्फ रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट ऑर्बिट का गिवन है और थर्ड ऑर्बिट का पूछा है, तो हम क्या करते हैं R1/R3 करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा R1 स्क्वायर बाय R3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, क्या तो ये क्या हो गया 1/9, 1/9। तो यहाँ से अपने को पता चला क्या R1 स्क्वायर बाय R3 स्क्वायर क्या था 1/9। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं, क्या अपने को डी ब्रोगली का एक फॉर्मूला पता, क्या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब यहाँ पर देखना कि अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ ही तो निकालना है थर्ड ऑर्बिट के लिए, किसके लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो हम यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट के लिए लैम्डा निकालने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा एम वी आर इज इक्वल टू, अपने को पता है NH अपॉन 2 पाई होता है, ये भी आपने पढ़ा है बोर मॉडल में, क्या एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। तो अगर यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट है तो उसके लिए एम वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी आर इज इक्वल टू 3H अपॉन 2 पाई, क्या तो एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3H अपॉन 2 पाई। अच्छा ठीक है, और अपने को पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है H अपॉन एम वी, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर से इससे हमने लिखा H अपॉन एम वी इज इक्वल टू 2 पाई R डिवाइड बाई 3, 2 पाई R डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का अपने को क्या पता है, फर्स्ट ऑर्बिट का अपने को रेडियस पता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से क्या थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकाल लेंगे क्या। तो यहाँ पर से हम ये पुट कर देते हैं 2 पाई R3 बराबर हम क्या पुट कर देंगे 9x, यहाँ पे पुट कर दिया क्या फर्स्ट ऑर्बिट के, और यहाँ पे 3, तो इसको सॉल्व कर लिया तो 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 6πx, ये क्या हो गया 6πx आंसर। कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, अपने को पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं R1 स्क्वायर बाय R3 स्क्वायर, तो 1/9 हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, तो एम वी आर इक्वल टू क्या लगा दिया हमने NH अपॉन 2 पाई। वहाँ से हमने निकाला क्या कि लैम्डा बराबर है H अपॉन एम वी जो होता था, तो H अपॉन एम वी की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई R3 बाय। अब ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट के लिए यहाँ पे R3 लिख दिया हमने, यहाँ पे पुट कर दिया और इसे क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, यहाँ पर से सॉल्व कर लिया तो 9x पुट कर दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ, इफ द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C6H6 लिक्विड इंटू C6H12 लिक्विड इज -205 किलो जूल एंड रेजोनेंस एनर्जी इतना, देन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले रिएक्शन लिख लिया, ये क्या है C6H6 है, इसका हाइड्रोजनेशन करवा दिया है, इसका हाइड्रोजनेशन करवा दिया तो क्या हो गया अपने पास C6H12 लिक्विड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है उसने ऐसा बोला है क्या कि रेजोनेंस एनर्जी कितना गिवन है, डेल्टा H रेजोनेंस कितना गिवन है -152 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है यहाँ पर से -205। तो अब यहाँ पर से देखो इसका टोटल और इसका टोटल माइनस करें तो क्या रेजोनेंस एनर्जी के बराबर हो जाएगा क्या। तो हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा H रिएक्शन पे बस डाटा पुट कर दिया और अपने पास क्या निकल के आ गया आंसर -357। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया अपने पास C नंबर ऑप्शन -357।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है अपने पास कि इन ए सैंपल ऑफ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जा रहा है, नंबर ऑफ लाइन इंफ्रारेड रीजन के लिए। इंफ्रारेड रीजन इसका मतलब पास्टन पे जा रहा होगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, ये सिक्स्थ सेल में है क्या, इंफ्रा के लिए कहाँ जा रहा होगा, इंफ्रा के लिए उसने बोला है क्या कि ऑल पॉसिबल, इसका मतलब सबसे मिनिमम, सबसे ज़्यादा, मतलब इंफ्रा का सबसे पहला रीजन क्या होता है, थर्ड पास्टन, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया थर्ड सेल। तो अब अपने को नंबर ऑफ लाइन निकालना था क्या, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे अपन, स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला में पुट कर दिया 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2। तो सॉल्व कर लिया तो कितना हो गया अपने पास आंसर 6। तो 11 का आंसर कितना हो गया, सी। 11 का आंसर भी क्या हो गया, सी। अब आते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर उसने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना गिवन है अपने पास, जे, ठीक है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी बताना है, क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो अपने पास यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 12, क्या गिवन है, एंगुलर मोमेंटम कितना गिवन है, जे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया mvr इज इक्वल टू जे, ठीक है। अपने को काइनेटिक एनर्जी पूछा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², क्या, हाफ mv², ये वाला टर्म अपने को लाना है, ठीक है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को क्या करो आप स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दिया तो अपने पास क्या आ गया, m² v² r² इज इक्वल टू j², क्या, ठीक है। अभी इसको क्या कर दो, डिवाइड बाय m। हम कैसे भी mv² कर लाना है अपने को, हाफ mv², तो हमने क्या कर दिया m² v² r² डिवाइड बाय m। तो क्या इधर भी m से डिवाइड j² बाय m हो गया क्या, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमने अपने पास आ गया mv² इज इक्वल टू j² बाय r², हाफ से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय हाफ, तो क्या आ गया, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ j² mr²। तो क्या आ गया अपने पास, ए नंबर ऑप्शन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल दिख रहा है, क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू करते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। उसने क्या बोल कर रखा है, एल एन क्यू के लिए उसने पूरा मोल वोल सब दे करके रखा है सबका, क्यू निकालने के लिए बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो 13 नंबर क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन अपने से कैसे डील करना है अपने को। तो हमने यहाँ पे लिखा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, अ रिएक्शन एट 300 केल्विन विद डेल्टा जी नॉट बराबर इतना कंसिस्ट 3 मोल ऑफ ए एंड 6 मोल ऑफ बी and 3 mole of C. If A, B and C in equilibrium, in 1 liter container, then the reaction may be, अपने को ये क्वेश्चन बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या लगाते हैं, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है, डेल्टा जी 0 हो जाएगा रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम पे, इसलिए डेल्टा जी 0 हो गया। डेल्टा जी नॉट अपने को गिवन है कितना, -1743 इज इक्वल टू माइनस आर कितना लेंगे अपन, जूल में डाटा गिवन है तो अपन ने आर ले लिया 8.3,
ठीक है, इनटू टी कितना है 300, एल के इक्विलिब्रियम, इसको सॉल्व किया तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ऑप्शन पुट करके देखेंगे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 2 किस ऑप्शन से आ रही है, सारा मोल अपने को गिवन है, तो अपने को क्या मिलेगा 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C, ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा। तो अपने को क्या आ गया आंसर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम मर्ज करके दिया हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पे B और C की वैल्यू पुट करिए मोल की, और इसका देखिएगा आंसर क्या आएगा। B की कितनी वैल्यू है 6, और इससे कितनी है 3, और A की कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या हो गया के इक्विलिब्रियम बराबर 6 × 3 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अपने पास आंसर क्या हो गया इसका 3rd नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्या गिवन है, कंसिडर द ग्राउंड ऑफ क्रोमियम एटम Z इक्वल टू 24, Z 24 दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर F इज इक्वल टू, F नहीं वो L होना चाहिए, L इज इक्वल टू 1 and 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। अब L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, इसका मतलब किसको कंसिडर करने के लिए बोल रहा है, L इज इक्वल टू 1 मतलब P हो गया क्या, और L इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया D। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 + 6, तो क्या 12 हो गया क्या, तो कितना हो गया P में 12। तो L इज इक्वल टू 1 के लिए मतलब P के इलेक्ट्रॉन को आपको काउंट करना है, तो 6 + 6 कितना हो गया 12, 6 + 6 कितने हो गए 12। और L इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो गया D, D में कितने हैं अपने पास 5 है क्या 5, तो आंसर अपने पास क्या आ गया B नंबर ऑप्शन 12 and 5, 12 and 5। के ऊपर क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्या, सिंपल है CrO5, क्रोमियम का मैक्स स्ट्रक्चर बनाया डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर से 2 2 1 1 1 1, टोटल कितना हो गया 6, तो कितना हो गया +6, क्रोमियम +6 में, ठीक है। वैसे भी अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा होगा ज़्यादा तो आंसर क्या हो जाएगा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, आपने क्या करना है रिएक्शन को बैलेंस करना है क्या, ठीक है। तो अपने पास गिवन है रिएक्शन MnO4- प्लस C2O4 2- प्लस H+ गिव्स Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे +7 में है क्या, कार्बन +3 में है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जहाँ पहले तो रिएक्शन को 2 पार्ट में, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते थे, रिएक्शन को ये क्या हो रहा है रिडक्शन, और ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने रिएक्शन को। तो यहाँ पे लिख लिया ऑक्सीडेशन वाला था Mn+7 गिव्स Mn+2, Mn+7 गिव्स Mn+2, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा इसमें, इधर ऐड करेंगे ये, और यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन वाला लिख लिया C2O4 2- गिव्स CO2, ये +3 है ये +4 है। एटम बैलेंस कर, यहाँ पे 2 कार्बन तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 2 हो गए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का आ रहा था लेकिन 2 यहाँ पे कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया 2। अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये कितना हो गया, ऐसा ऐसा। रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया क्या, तो हो गया ये 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 MnO4 माइनस 5 MnO4 माइनस, ठीक है, सॉरी 5 MnO4 नहीं, 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस गिव्स 2 Mn प्लस 2 प्लस 10 CO2, ऐसा। इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया क्या। अब किसको बैलेंस करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्री 2 और 5 मिल गया। अगर आप देखेंगे तो यहीं से आंसर मिल गया, 2 और 5 सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 16 का, 2 5 16, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सली फ्रॉम 1 लीटर टू 100 लीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर द प्रोसेस, ठीक है, फॉल्स कौन सा होगा। डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है आइसोथर्मल में। क्वेश्चन नंबर 17 अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम, इसलिए डेल्टा टी क्या होगा 0, डेल्टा टी 0, डेल्टा यू भी क्या होगा 0, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है एन, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है वो होता है NCV डेल्टा टी, और डेल्टा एच क्या होता है NCP डेल्टा टी। सॉल्व कर लिया, इस सब में डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, डी नंबर ऑप्शन आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है उसने कि कोई एस्ट्रोनॉट है और वो क्या कर रहा है, रिएक्शन, वो स्पेस में है, उसको शुक्र एनर्जी रिलीज, द आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनर्जी रिलीज व्हेन 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर बर्nt इन हिज बॉडी, हाउ मेनी ऑक्सीजन इन नीडेड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले क्या कर लिया अपन ने, रिएक्शन लिख लिया। सबसे पहले क्या कर लिया, रिएक्शन लिख लिया। रिएक्शन क्या होगा, सुक्रोज के बर्निंग का, ये यूडियोमेट्री का क्वेश्चन है बेसिकली। हमने क्या कर लिया, सुक्रोज C12H22O11, इसको O2 के साथ रिएक्ट कराया है, तो अपने पास क्या बनेगा CO2 प्लस H2O, 12 CO2 बनेगा क्या, यहाँ पे 12 CO2 लिख दिया हमने, और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11, ये 11 हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या लगाया, सुक्रोज का मोल्स ऑफ सुक्रोज, ये अपन पहले 1 आवर में डील कर रहे हैं। कितना मास था 34 ग्राम था क्या, और मोलर मास कितना होता है सुक्रोज का 342 के आसपास में, कितना आता है 342 के आसपास, 34.34 है और ये 342 के आसपास में, तो ये कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं हम 0.1, 10 टाइम्स में कैंसिल कर दिया, 0.1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मोल बनाने, यहाँ पे 1 है क्या, 1 सुक्रोज क्या 12 O2 को बर्न कर रहा है क्या, तो यहाँ पे लिख लिया 1 सुक्रोज नीड्स 12 O2, तो 0.1 मोल सुक्रोज कितने को नीड करेगा, 12 इंटू 0.1, 1.2 मोल, 1.2 मोल O2 क्या, 1.2 मोल O2 मतलब मास कितना, मास ऑफ O2, मोल पता चल गया अपने को, तो मास के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 38.4, इतना मास। अभी अपने को क्या चाहिए था 20, ये 1 आवर के लिए आ गया 38.4 ग्राम पर आवर। अपने को क्या चाहिए 1 डे के लिए चाहिए कि एक डे में कितने 24 आवर है क्या, तो 38.4 इंटू 24, ये अप्रॉक्सीमेशन में हमने किया है पूरा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 921 के आसपास आ जाएगी, कितनी 921 के आसपास, हाँ अप्रॉक्सीमेशन इसके नज़दीक कौन सा दिख रहा है 916, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 916
6.2 ग्राम, ए नंबर ऑप्शन, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को रिएक्शन बैलेंस करना है क्या। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बैलेंसिंग करने के लिए बताया है कैसे करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आपको डील करना, आप खुद से करिए। स्टेप 1 आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन में डिवाइड करना है और एक रिडक्शन वाले पार्ट में डिवाइड करना है। ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिख देना है, राइट ऑक्सीडेशन, राइट रिडक्शन। स्टेप 2 क्या करना है, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद फिर स्टेप 3 क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोथ। स्टेप 4 क्या करना है, ऐड ऑल एंड बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये कर लेंगे आप इसको कुछ सॉल्व करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होते हैं, जिस साइड हाइड्रोजन कम होगा उसके अपोजिट साइड में ऐड H2O इन द अपोजिट साइड ऑफ लेस ऑक्सीजन and then add respective H2 हाइड्रोजन। इसको आप डील करना है, इसको मैंने सारा स्टेप लिख लिया है। इसका आंसर जो आएगा वो 26 आएगा। आप इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप इसको बनाना। एक बार फिर से मैंने सारा स्टेप लिख दिया है, आप इसको बनाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। अपने को क्या बोला है, 1 मोल ऑफ ए रियल गैस इज सब्जेक्टेड टू, 1 मोल ऑफ ए रियल गैस इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस फ्रॉम इतना इतना इतना। तो अपने को बताना है क्या, Cp भी अपने को गिवन है, Cv भी गिवन है, डेल्टा यू अपने को निकालना है। Cp Cv और डेल्टा यू निकालना है। तो Cp Cv और डेल्टा यू को रिलेट करके कौन सा फॉर्मूला होता है, Cp Cv और डेल्टा यू को रिलेट करके कौन सा फॉर्मूला होता है, गेस करो आप कौन सा फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर अगर आप डाटा देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या प्रेशर कांस्टेंट है, क्या प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट इसका मतलब क्या, सीधा सीधा प्रेशर कांस्टेंट है, अपने को डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है क्या, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कैसे निकालेंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक में क्यू क्या डेल्टा एच के बराबर होता है क्या, और ये किसके बराबर होता है, NCP डेल्टा टी, NCP डेल्टा टी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन की वैल्यू कितनी है 1, CP कितना दिया हुआ है अपने पास 40 और डेल्टा टी कितना है 200। तो कितना हो गया ये 8000 हो गया, क्या 8000 हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन W के ऊपर। W जब आप आइसोबारिक प्रोसेस में W जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2000। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू बराबर 8000 माइनस 2000, तो कितना आ गया 6000। कितना गया 6000 अपने पास आंसर। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में अपने पास क्या गिवन है, अपने को निकालना है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, ये डाटा अपने को गिवन है। ठीक है, 1 एटम के लिए 298 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है, हम क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 21 एन बराबर क्या हो गया PV/RT। क्या P कितना गिवन है 1, V कितना गिवन है 1 लीटर, R कितना है अपने को जूल में लेना है। तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, पुट कर दिया R की वैल्यू, बाद में चेंज कर लेंगे 0.0821 मोल जो भी आएगा। और यहाँ पे
टेम्परेचर कितना गिवन है 298। इसको जब भी सॉल्व किया तो अपने पास आंसर कितना आएगा 0.04, 0.04। ठीक है, उसने क्या बोला है कि बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी H2 को तोड़ने में, H2 किस में टूटेगा 2H में, क्या इसका डेल्टा एच अपने कितना गिवन है 436। तो अपने को 0.04 मोल कितना हो जाएगा 436 इंटू 0.04 क्या, तो कितना हो गया ये 17.83, इतना किलो जूल आ गया क्या, इतना किलो जूल आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में अपने पास मॉलिक्यूल कितने होते हैं Na। ठीक है, Na मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो 2Na एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये एटम की तरफ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है जो डाटा होता है ना, वो आंसर जो आता है अपने पास क्या जूल पर एटम में या फिर किलो जूल पर एटम ऐसे में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का को मर्ज कर दिया है उसने थर्मोकेमिस्ट्री से। अच्छा क्वेश्चन है ये ऐसा। सबसे पहले मोल्स निकाला, मोल्स से हमने कर लिया उतने मोल के लिए एनर्जी निकाल लिया। अब क्या करते हैं 1 मोल में इतना, तो कितने मॉलिक्यूल आ गया, कितना एटम आ गया अपने पास 2Na एटम आ गया क्या, तो ठीक है 2Na एटम मतलब कितना हो गया, तो यहाँ पर लिख लिया 1 मोल के 0.04 मोल के लिए इतना वो था एनर्जी। तो फॉर एटम 2 इंटू एन क्या करता है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू एटम ये कितना था 0.0, अपने पास कितना आया था 0.04 था ना, 0.04 इतना। इसको हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, तो कितना आ गया अपने पास 1 मोल के लिए फॉर एटम, तो ये कितना गया 0.04। 1 मोल के लिए कितना था 0.04 मोल के लिए कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया अपने पास 4.92 इंटू 10⁻22। ये हो गया क्या, कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर देखो 2Na एटम हो गया है, तो 0.04 मोल में कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लिया इतना हो गया, इतना एटम हो गया है। अब हम क्या करते हैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू अपने को पता है 13.6 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। अपने को एनर्जी पूछा है क्या, ठीक है, तो हमने इस वाले टर्म को क्या कर दिया 13.6 1/, कहाँ से कहाँ अपने को निकालना है एक्साइट, फर्स्ट से सेकंड सेल में जा रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसको कितना होगा 13.6 डिवाइड बाई 4, 10.2 हो गया क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया जूल में कन्वर्ट कर दिया, किलो जूल में। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा 10.2 इंटू इलेक्ट्रॉन को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और जूल में ये किस में आएगा किलो जूल में आएगा, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लिया इसको और भी मल्टीप्लाई कर दिया, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो इसको जब सॉल्व किया तो अपने पास एनर्जी कितना गया 1.632 इंटू 10⁻⁻21 किलो जूल पर एटम, ये एनर्जी आया है। लेकिन ये किलो जूल पर एटम, अपने पास एटम कितना था, इतने एटम थे क्या टोटल, तो फॉर 4.92 इंटू 10⁻22 एटम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्या 1.632 इंटू 10⁻⁻21 इंटू 4.92 इंटू 10⁻22। इसको सॉल्व कर लिया तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 80.3 किलो जूल, 80.3 किलो जूल। ये है अपने पास इसका आंसर। क्या किया क्वेश्चन में देखिएगा एक बार फिर से, मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले मोल्स निकाला और उसके बाद फिर जितना मोल्स आया उतने मोल का कितना एनर्जी था,
यहाँ पे पहला डिसोसिएशन एनर्जी दिया तो उतने मोल के लिए इतना निकाल लिया। अब उतने मोल में कितने एटम होंगे, तो एक मोल में एन मॉलिक्यूल होते थे क्या H2 के, तो 2 एन एटम होते थे क्या, तो 0.04 मोल में कितने हो जाएंगे 0.04 मोल के लिए, तो इतना इंटू 0.04 तो इतने एटम हो गए क्या। अब हम क्या करें, एक एटम के लिए कितना एनर्जी लगता है तो वो निकाला हमने, तो यहाँ से एनर्जी निकाल दिया, तो ये हो गया। अब इतने एटम के लिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया, किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अब दोबारा करना, स्टार मार्क कर दो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है क्वेश्चन में, एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ स्मॉग इज NO2 गैस प्लस HNO गिव्स NO+O, ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इतना मीटर इज यूज टू कॉज अबव रिएक्शन, कैलकुलेट NN बॉन्ड इंथैल्पी, और डाटा अपने पास गिवन है। अच्छा, पहला चीज़ तो ये देखो क्या कि सारा डाटा किलो जूल पर मोल में गिवन है, लेकिन वेवलेंथ से जो अपने को एनर्जी मिलेगी वो क्या पर एटम में होगी क्या। तो पहले अपन एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी और क्या होता है Hc/λ, Hc/λ। H क्या, उसने बोला H लेने के लिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C कितना 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा, लैम्डा गिवन है क्या 4.4 इंटू 10⁻⁻7, ये पर एटम की है। अगर हम क्या कर दें, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मोल का आ जाएगा क्या, पर मोल के लिए, और ये एनर्जी किसके बराबर होगा ΔH के बराबर, क्योंकि यही एनर्जी तो है। तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया, Na को उसने बोला लेने के लिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 इंटू Na बोला 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 4.4 इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व किया तो 22 से ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 270 किलो जूल पर मोल आ गया अपने पास। ये आंसर नहीं आया, ये अपने पास एनर्जी आया, ΔH आया, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए जो ΔH लैम्डा यूज किया तो उसके हिसाब से ये आना चाहिए ΔH रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या उसने रिएक्शन ऐसा लिखा है क्या, NO2 गैस प्लस HNO गिव्स NO+O, सभी गैसियस फेज में क्या। अच्छा, इस रिएक्शन का ΔH क्या होगा, ΔH रिएक्शन क्या ΔH प्रोडक्ट माइनस ΔH रिएक्टेंट होगा क्या, इस रिएक्शन का ΔH प्रोडक्ट कितना होगा, ΔH प्रोडक्ट अपने पास प्रोडक्ट में क्या है NO और O2 O है क्या, ठीक है। NO का उसने कितना दिया है 91 प्लस ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी O2 जब टूटेगा तो क्या इसको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा क्या 498 को, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और अपने को O2 का डाटा गिवन है, तो 498 डिवाइड बाई 2 माइनस ΔH रिएक्टेंट अपने को पता नहीं है, ΔH रिएक्टेंट क्या है NO2, और इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन का क्या ΔHF कितना दिया हुआ है, अपने पास अपन ने यहाँ पे कितना निकाला इस पूरे रिएक्शन का ΔH 270, तो यहाँ पे 270 पुट कर दिया। तो यहाँ पर से हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, ये कितना हो गया 249, इसको सॉल्व किया तो ΔH NO2 कितना आ गया अपने पास, ΔH NO2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 70, कैलकुलेट करते हैं तो 70 किलो जूल पर मोल आया। ये तो NO2 का आया है, लेकिन उसने पूछा क्या है NN बॉन्ड इंथैल्पी, NN के लिए क्या 2 नाइट्रोजन होना जरूरी है क्या। अब देखते हैं 2 नाइट्रोजन का पास होता है, जब देखो यहाँ पे N2O4 का भी डाटा गिवन है, N2O4 का डाटा गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सीन है अपने पास। हम यहाँ पर से एक रिएक्शन लिख देते हैं फिर से, अब इसके आगे फिर से NO2 गिव्स
N2O4, तो हमने यहाँ पर से लिख लिया N2NO2 gives N2O4, 2NO2। यहाँ पे इसको ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा HF दिया, मतलब प्रोडक्ट साइड में N2O4 रहेगा, तो इसीलिए ऐसा बना दिया हमने। तो अब यहाँ पर हमने लिखा डेल्टा H रिएक्शन बराबर क्या, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट क्या, ठीक है। डेल्टा H प्रोडक्ट कितना है अपने पास, ये अपने पास डेल्टा H प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, N2O4 का, N2O4 का कितना दिया हुआ है, 91 माइनस डेल्टा H रिएक्शन कितना दिया हुआ है अपने पास, रिएक्टेंट, ये डेल्टा H रिएक्टेंट कितना है अपने पास, 2NO2 है, तो 2 इंटू 70, तो 91 माइनस 140, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 माइनस 49 किलो जूल पर मोल डेल्टा H रिएक्शन। ये हो गया अपने पास आंसर। तो क्या किया है क्वेश्चन, पहले देखना क्वेश्चन करने कैसे हमने अप्रोच किया। उसने लैम्डा दे दिया था रिएक्शन के लिए, तो लैम्डा के बेसिस पे हमने क्या निकाला, पहले एनर्जी निकाला, उस एनर्जी को पर मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो पर मोल से निकालने के बाद 270 आया अपने पास। फिर सेकेंड पार्ट, उसके बाद हमने क्या देखा, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्शन निकाला। अपने को क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डेल्टा H रिएक्शन निकाला तो 270, डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का अपने पास NO और O2 का भी डाटा गिवन है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एक ऑक्सीजन एटम का माइनस डेल्टा H NO2, तो यहाँ से NO2 का निकल गया। अब ये NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया डेल्टा H प्रोडक्ट, डेल्टा H रिएक्शन बराबर डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। डेल्टा H प्रोडक्ट अपने को गिवन है डाटा कितना, डेल्टा H फॉर्मेशन N2O4 का 91 माइनस 2 इंटू 70 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्टैक्योमेट्री 2 है, पुट कर दिया, डेल्टा H रिएक्शन निकल गया। तो NN बॉन्ड इंथैल्पी भी निकाल लेंगे क्या, अब आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था, तो आप इसको भी एक बार रिवीजन करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को वर्क डन बताना है, क्या बताना है, वर्क डन बताना है इस पूरे प्रोसेस का, और इसका डिफरेंस बताना है। तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस 1 में पहले डील करते हैं। प्रोसेस 1 वर्क डन क्या होगा, तो हमने लिखा यहाँ पर वर्क कैसे जा रहा है प्रोसेस, वर्क ABCD, फिर से A आया, फिर EFD इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमने यहाँ पर से लिखा ये पूरा वर्क डन होगा, वर्क डन ऑफ ABCDA एक साइकिल प्लस वर्क डन AE प्लस वर्क डन EF प्लस वर्क डन FD ये, ठीक है। तो निकालते हैं अब इसको, क्या ABCDA, आप क्या करो इस लाइन में, ये देखो ये स्क्वायर टाइप का लाइन खींचा हुआ है, तो हम ABCDA का एरिया कितना होगा, तो ABCD कितना, पहले तो ABCD का एरिया कितना होगा, एक स्क्वायर लाइन यहाँ पर, ये जो ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे जो कर्व बना हुआ है, आप क्या करो यहाँ पर से ऐसे एक लाइन खींच दो, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन रहा है डाटा के हिसाब से। तो हमने पहले निकाला ABCDA का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर था तो पहले ये देखते हैं, पहले एक्सपेंड हो रहा है, तो माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया ABCD का एरिया, ये किसका एरिया हो गया, ABCD, प्लस क्या ये सेमी सर्कल है, क्या AB जो है वो सेमी सर्कल है, तो हमने लिख लिया पाई की वैल्यू उसने 3 लेने के लिए बोली है, 3 इंटू R कितना इसका हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1, ठीक है। सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस AE भी क्या सेमी सर्कल है क्या, तो इसका भी रेखा जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट निकालते हैं अपन EF। EF कौन सा प्रोसेस है, EF अपने पास है, EF और FD बचा हुआ है, EF और FD बचा हुआ है। तो EF और FD कैसे निकालेंगे, तो FD तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और EF में क्या होता है, माइनस PDV, क्या P कितना दिया हुआ है अपने पास 8 इंटू DV कितना हो जाएगा 2 प्लस FD आइसोकोरिक है तो 0 हो गया। तो इसको जब भी हमने सॉल्व करा तो ये कितना आ जाएगा, -4 + 3/2 + 3/2 + 16, ये हो गया। तो ये हो गया 4 + 5 -5.5 + 1.5 + 16, तो ये हो गया 12। ये कितना हो गया 12, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 कैसे निकालेंगे, प्रोसेस 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ये 2 पार्ट में इसे तोड़ देते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक यहाँ पर। तो ये क्या बन गया अपने पास, रेक्टेंगल, और ये क्या बन गया, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, अपने को पता है PV कर्व में एरिया अंडर कर्व क्या देता है, वर्क डन देता है, तो इसीलिए एरिया हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर से एरिया हमने निकाला, ये कितना हो गया, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 6 और 4 क्या 2 है, हो गया साइड, और एक साइड कितना होगा 2 × 4 8 प्लस 2 × 4 कितना हो गया 8 हो गया। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे देखते हैं कितना है, πr² 3, r कितना हो जाएगा 4, टोटल डायमीटर इसका 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 2 / 2, ठीक है, πr² 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 8 प्लस यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, इस पूरे पे क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा, 8 + 6, यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो कितना आ गया -14। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस अपने पास आ गया 12 - -14, तो कितना हो गया 26 आंसर इसका। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा 26। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल ही है, बट ग्राफिकल क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 24 और 25, 24 और 25। तो 24 हम देखते हैं एक बार, पोटेशियम एसिड ऑक्जेलेट, पोटेशियम एसिड ऑक्सीडेट K2C2O4.3C2O4.4H2 कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4- इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले रिएक्शन लिख देते हैं। तो K2C2O4.3H2CO4.4H2O प्लस MnO4-, एसिडिक मीडियम है ना, तो MnO4- किस में चला जाएगा, Mn+2 में, और ये C2O4 किस में जाता है, CO2 में, किस में जाता है CO2 में। तो हम क्या करते हैं, N फैक्टर KMnO4 का कितना हो जाएगा, KMnO4 का N फैक्टर हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे मैग्नीज +7 में है, तो एसिडिक मीडियम में कितना हो जाएगा 7 - 2 5, ठीक है। N फैक्टर ऑफ N फैक्टर K2C2O4 वाले कंपोनेंट का .3H2C2O4 ऐसा, ठीक है, .4H2O, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, क्या ये +4 में है कार्बन, यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे भी किस में है +3 में। तो यहाँ से कितना आएगा N फैक्टर 1 4 - 3 × 2, क्या 2 हो गया क्या, और N फैक्टर 2 क्या हो जाएगा इसके लिए 4 - 3 × 6, क्योंकि यहाँ पे 3 आगे में स्टैकोमेट्री, तो कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा ये 6,
तो टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 8, एन फैक्टर टोटल 8। ठीक है, अब हमने क्या लगा दिया, सिंपल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर क्या। तो यहाँ पे उसने वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है KMnO4 का, तो वॉल्यूम अपने को V ले लिया, मोलैरिटी दिया हुआ है 1। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोल दिया है, एन फैक्टर इसका होता है 5, और इसके लिए उसने क्या बोल दिया है, कंपाउंड के लिए उसने मास दे करके रखा, तो मोल्स निकाल लिया हमने, क्या मोल्स निकाल लिया। मोल्स क्या हो जाएगा अपने पास 5 मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कितना होगा 508, ये मोल्स हो गया क्या, इंटू एन फैक्टर इसका कितना 8, तो हमने यहाँ पे एन फैक्टर इसका 8 ले लिया। ये जो वॉल्यूम आएगा ये किस में आएगा, लीटर में आएगा, अपने को उसने पूछा है ml में, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो V बराबर कितना हो जाएगा 5.08 इंटू 8 इंटू 1000 डिवाइड बाय 508 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये कैंसिल हो गया तो नीचे आ गया अपने पास 100, ये 10 टाइम्स में हो गया, ये और ये कैंसिल 5 से 10 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया आंसर 16। तो 24 का आंसर क्या आ गया 16। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं इसमें क्या पूछा है अपने को। अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि 29.2% स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ है, 29.2% स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसने बोला है क्या कि आप तो हमें बताओ वॉल्यूम। तो ये तो M1V1 लगाने वाला कंसेप्ट है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं अपन 29.2% से अपन पूरे डाटा निकालते हैं। ठीक है, तो इधर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या गिवन है, 29.2% वेट बाय वेट है, 29.2% वेट बाय वेट। तो यहाँ से हमने लिखा मोलैरिटी बराबर, एक फॉर्मूला होता है क्या, मोलैरिटी बराबर परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ से पुट कर दिया 29.2 इंटू 1.25 इंटू 10, HCl का कितना हो गया 36.5, 36.5। तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया अपने पास, ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 10, ये पूरा का पूरा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 10। ठीक है, अब आते हैं क्या कि ये तो अपने पास मोलैरिटी आ गया, ये क्या आ गया मोलैरिटी। अभी उसने पूछा क्या है फाइनल, उसने वॉल्यूम पूछा है क्या, लास्ट उसने क्या पूछा है, आप मेरे को वॉल्यूम बताओ कितना होगा। तो हमने फिर क्या लगा दिया M1V1 इक्वल टू M2V2 लगाया क्या, तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं M1V1, अब M1V1 इक्वल टू M2V2 लगाने के लिए क्या है, मोलैरिटी अपने को पता चल गया है, V1 अपने को निकालना है, V2 अपने को पता है, और M2 भी अपने को पता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया मिक्सचर है तो यही कंसेप्ट लगेगा M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, अब देखते हैं एक बार डाटा क्या गिवन था, M1 तो हमने निकाल लिया है 10 है, V2 दिया हुआ है अपने पास 200 और M2 दिया हुआ है 0.4 ml में, तो आंसर भी ml में आ जाएगा। ये दिया हुआ है 0.4, ये दिया हुआ है 200 और ये कितना है 10 V1। तो यहाँ से V1 बराबर हमने क्या लिख लिया 80 डिवाइड बाई 10, कितना हो गया 8।
तो ये हो गया अपने पास 25th क्वेश्चन का आंसर। तो ये था क्रिप्टन ट्यूटोरियल के टेस्ट 1 का जेई पैटर्न का पहले टेस्ट का सॉल्यूशन। तो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट टेस्ट अब जो क्रिप्टन ट्यूटोरियल ऑर्गेनाइज करने वाला है उसको दें, हम उसका भी वीडियो सॉल्यूशन लाएंगे। थैंक यू।